अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। एटमी ताकत होने के बावजूद पाकिस्तान के ईरान समेत खित्ते के तमाम ममालिक से पुरअमन, दोस्ताना और मुस्बत ताल्लुकात हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने पाकिस्तान को दुनिया की नवी बड़ी फौजी ताकत करार दिया है। 2 दिन कबल ईरान में पाक ईरान बहरी मशकें चल रही थीं और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी ईरान के दौरे पर थे। तहम हैरान कुन तौर पर ईरान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नजरअंदाज करते हुए बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। पाकिस्तान ने उस पर तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन तेहरान के गैर लचकदार रवैये की वजह से कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से ईरान के सफीर की मुल्क बदरी का ऐलान किया गया और अपना सफीर ईरान से वापस बुलवा लिया। और आज पाकिस्तान ने ईरान में मिसाइल हमले का भरपूर जवाब देते हुए ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के दौरान मुताद्दिद दहशतगर्द मारे गए और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में किसी शहरी या ईरानी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। इस सूरत हाल में कई सवालात पैदा हुए हैं। पाक ईरान हालिया कशीदगी के पस पर्दा हकायक क्या हैं? पाक ईरान सफारती और तजारती ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा? पाक ईरान कशीदगी कम कराने में चीन क्या किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान ने भी ईरान के साथ स्कोर सेटल कर दिया है, तो अब कशीदगी कम करने में खुद ईरान का क्या किरदार होना चाहिए? एक तरफ तो पाकिस्तान और बरादर मुल्क ईरान के बाहमी ताल्लुकात में अचानक कशीदगी पैदा हो गई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 का मैदान पूरी तरह सज चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह दिया है कि इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन मुकर्ररा तारीख को ही होंगे। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने सपोर्टर्स का लहू गरमाने के लिए कहा कि सिर्फ जाले मैदान में है, जबकि शेर बिल्ली बनकर छुप गया है। शायद यही वजह है कि आज नून लीगी शेर भी कछार से बाहर आ गया है। और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने आज इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करते हुए हाफिजाबाद में जलसे से खिताब किया है। आसिफ अली जरदारी भी यह दावा कर रहे हैं कि बिलावल को लाहौर से कामयाब करवाकर वज़ीर आज़म बनाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर हम इलेक्शन में कामयाब नहीं हुए तो अवामी सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाएगा। दूसरी तरफ बड़े सियासी मैच के लिए तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी तो मैदान में मौजूद हैं, मगर उनके हाथ से बल्ला छीना जा चुका है। अमनी तौर पर न सिर्फ तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात बल्कि उसकी टॉप लीडरशिप भी इंतखाबी दौर से बाहर हो गई है। दोनों अहम इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब और सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब और नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर लगारी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, क्या वजह आपको लगती है ये ईरान की तरफ से इस अहमकाना किस्म की हरकत इसको कहा जा सकता है? तसव्वुर नहीं कर सकते आप एक ऐसे मुल्क के साथ की तरफ से कोई ऐसा अमल हो जिसके साथ इतने करीबी, इतने गहरे, इतने दोस्ताना, इतने तारीखी, सकाफती, हर तरह के मरासिम चले। इंडिया, अफगानिस्तान एक तारीख है हमारी, उनसे कभी भी आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईरान से ऐसा तवक्को नहीं हो सकती थी, ये क्या वजह हो सकती है इसकी? ईरान के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता है, किसी के वहमो गुमान भी नहीं आता है कि ईरान की तरफ से ऐसी बात हो सकती है कि ईरान जो है पाकिस्तान पर जाकर अटैक करेगा। और अब जो अब वजाहतें आ रही हैं कि जी कि ये हो रहा था, दहशतगर्द थे, जो बातें आई हैं, तो दहशतगर्दी के खिलाफ तो हमने सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में हम सबसे बड़े विक्टिम हैं और हमने सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं। कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है कि जब हम इससे गाफिल रहे हों। हमारे लोग सबसे ज़्यादा हमने कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है दुनिया में। और कौन सा मुल्क है जहाँ 70,000 80,000 फिगर चलता रहा और 90,000 तक पहुँचा हो फिगर के लोगों की शहादतें हुई हैं, हमारे लोगों ने जानों की कुर्बानी दी है, निशाना बने दहशतगर्दी का। हमने दहशतगर्दी को कन्फ्रंट किया है, हमने ऑपरेशन किए हैं, लगातार ऑपरेशन किए हैं और हमने उनको नुकसान पहुंचाया, हमने उनको जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया। हमारे यहाँ इस तरह की दहशतगर्दी का कोई तस्वर भी नहीं है। और फिर ये कि ईरान की जो अभी वजाहत आई है कि जी हमारे यहाँ जो 9 अफराद निशाना बने हैं पाकिस्तान के अटैक का, वो 9 अफराद गैर ईरानी हैं। तो इसका मतलब यह है कि गैर ईरानी वहाँ क्या कर रहे थे? ये तो सवाल पूछा जाए, जनाब वहाँ गैर ईरानी क्या कर रहे थे आपके पास, और कैसे वो वहाँ रह रहे थे? जिस जगह पर गया है वो ना कोई सयाहती मकाम है, ना ज़ियारत का मकाम है, ना कोई ऐसा मकाम है कि जहाँ पर जाकर लोगों को जाना वहाँ का कोई मामूल का हो। तो ये क्या बात हुई? इसकी वजाहत ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है कि कौन लोग हैं। पाकिस्तान तो कह रहा है कि जी हमने टारगेट किया है, कोई टेररिस्ट
लोग थे जिनको हमने टारगेट किया है। तो आप ये तो ईरान को बताना होगा ना कि वो कौन सा ऐसा मकाम है जहां पर गैर मुल्की वहां पहुंचते हैं। आपने अभी चंद रोज पहले एक बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त सफ़रनामा ईरान के हवाले से तहरीर किया है और वो वाकई पढ़ने के काबिल है। इसीलिए आपको आज ज़हमत भी दी क्योंकि आप वहाँ से अभी कुछ अर्सा पहले होकर आए और आपने करीब से उस कौम को, माशरे को और पूरी तारीख भी, पोस्ट रेवोल्यूशन भी आप जानते हैं। ये कोई गलती से कोई इकदाम लग रहा है या ये सोचे समझे मंसूबे के तहत लग रहा है? एक तो ये कि गलती होती है तो गलती की सलाह होती है ना, फौरन कहते हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई और हम इसके लिए माजरत खां हैं, एतराफ कर लेना चाहिए। वो कल तक तो पाकिस्तान यही तवक्को कर रहा था कि जी इनकी तरफ से माजरत आ जाएगी और मामलात लेकर आगे चले जाएंगे। कल तक नहीं हुआ और आज सुबह तक पाकिस्तान ने जब वो किया है, अपना रिस्पॉन्स दिया है, तो ये उसके लिए तवन्ना अपनी सोवरेनिटी को कंप्रोमाइज करता पाकिस्तान के पास तो कोई और रास्ता नहीं था। देखें, ईरान का मैंने सफर किया था और ईरान के मेरे सफर रहते हैं, मैंने सफर कई दफा किया है, लेकिन मुझे कभी भी ईरान की तरफ से, ईरान के लोगों की तरफ से, ईरान की हुकूमत की तरफ से, मैं कई वहाँ पर हुक्मरानों से भी मैं मिला हूँ, वहाँ के जो अहम वजारतों पर लोग रहे उनसे मैं मिला हूँ और कमाल खराजी साहब से हम मिले थे, एक बड़ा वाबता सहाफ़ियों का, उनसे मुलाकात की थी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मिले थे, हम उस ज़माने में मिले थे। और यहाँ मैंने सबसे बड़ा या तेहरान में डिफेंस कॉम्प्लेक्स देखा और डिफेंस कॉम्प्लेक्स में मैंने वहाँ पर उन्होंने जो भी नई उनकी इजादात थी कि ये हमारे मिसाइल हैं, ये ड्रोन हैं, ये फुना हैं और ये हमारे रेडार हैं, ये हमारे जहाज़ हैं जो हमने बनाए हैं, ये सारा कुछ, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, वो मैंने जाकर देखा। और ये हमने सोचा भी नहीं था कि इसमें से कोई चीज़ हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, ये तो हमारे वहमो गुमान भी नहीं था। मेरे ख्याल में इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि ईरान अपनी पोजीशन को वाज़ेह करे, बिल्कुल क्लियर स्टैंड करे और ये हमें बताए कि चले, कल वाली बात वो थी कि आपने किसी कहा कि जी कोई दहशतगर्द थे, अब आप बताएं कि आपकी सरजमीन पर गैर मुल्की वो कौन थे जो वहां बैठे हुए थे जिनको पाकिस्तान एक तरह से उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी। हमने कहा कि वो लोग थे जो हमारी सलामती के लिए खतरा थे, हमने उनको निशाना बनाया, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हाँ ये गैर मुल्की थे, उनके शहरी नहीं थे। ब्रिगेडियर साहब, सर हमने जो जवाब दिया, एक तो पहले सफारती ताल्लुकात तकरीबन मुनक़ता हो गए, हमारे गवर्नर सिंध वहाँ पे थे, वो फौरी तौर पे वापस आ गए। चाबहार पे एक नुमाइश हो रही है, काफ़ी दिन पहले से वो प्लान है, पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे वहाँ एग्जिबिट किया जाना था, वो नुमाइश तकरीबन एक तरह से मनसूख हो गई। फिर आज हमने उस हमले का जवाबी हमला भी कर दिया। बात यहीं तक रुकेगी या खुदा न खास्ता कोई बात आगे बढ़ सकती है गलत तरफ? अभी बहुत बहुत शुक्रिया। दो मुल्क इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान और ईरान, और अगर तारीख के तनाजुर में देखेंगे तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ को वो रेफ़र कर रहा है ईरान, जुंदुल्ला जिसको कहते हैं कि जी उसकी एक जो ब्रांच, एक उसके एक नए नाम से जो वो सामने आ गई है। अब जुंदुल्ला जो है वो बुनियादी तौर पे अगर आपको याद हो तारीख में, तो वो बनी थी पीपल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ ईरान के नाम से, PRMI उसका नाम था, जिस वक्त वो 2003 में वजूद में आई थी। अब्दुल रहमान रेगी ने सिस्तान में बनाई थी और उनका जो उस वक्त जो, अगर आप उनके मैंडेट पे जाए तो वो ये कहते थे कि हम ईरान के अंदर जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ईरान के अंदर, पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, वो कहते ईरान के अंदर जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, हम उनके राइट के लिए लड़ रहे हैं। फिर इससे जैशुल अदल 2012 में बन गई। उसके बाद अगर आपको याद हो थोड़ी सी, तो इसका मतलब है कि जंदुल्ला बुनियादी तौर पे ईरान के अंदर की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके मुल्क के अंदर ही अपने राइट्स के लिए कुछ लोगों की लड़ रही थी। सिस्तान में उसका हेडक्वार्टर था। उसके साथ साथ आप देखिएगा, एक ज़ियाउल हक के ज़माने में एक ईरानियन हिट स्क्वाड पाकिस्तान आया था, जिसको हमारी इंटेलिजेंस इंडस्ट्री ने ट्रेस कर लिया था। वो मुजाहिदीन खल्क के जो लीडरशिप थे उनको वो टारगेट करना चाहता था। उस वक्त ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी, तो हम इस बात को सिर्फ प्रोटेस्ट तक रख के दबा गए। उसके बाद देखिएगा चाबहार के अंदर जो कुलभूषण यादव का हेडक्वार्टर था, और कुलभूषण यादव की कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि जी मुझे वहाँ से पैसे जो है वो मेरे बहुत सारे ईरानियन बिजनेसमैन के साथ ताल्लुकात थे और वो वहाँ से मैं पैसे लेता था और वो पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी करता था। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मिले। ईरान की इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। उनके यहाँ 3 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। एक DAI है,
एक दूसरी जो है उनकी है जो वहां पे एक बाकायदा मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस होता है, तो वो एक है जनरल ऑफिस ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस जो DIA के अंदर आता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी है जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर आती है। और फिर एक है इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इंटेलिजेंस IRGC-I। तो ये तसव्वुर नहीं कर सकते आप कि उनको कुलभूषण यादव की एक्टिविटीज का पता नहीं था। इसके साथ साथ जनरल राहील शरीफ ने एक इशू उठाया था उनके प्रेसिडेंट से, हसन रूहानी साहब से, कि जी आपके मुल्क में रॉ के ऑफिस काम कर रहे हैं, तेहरान में हैं, जायदान में हैं, चाबहार में हैं। उसके ऊपर उन्होंने उसको ब्रश असाइड कर दिया। अब कुलभूषण यादव यहाँ जब पकड़ा गया तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि हम 2 मिसाइल उठा के मार देते, चाबहार में जा कुलभूषण यादव का हेडक्वार्टर था। हमने नहीं किया, हमने रेजिस्ट किया उसको। तो बात कहने का मेरा मतलब लाने का ये है कि जो ईरान का इंस्टांस है कि जो हमने दहशतगर्द को हिट किया है, वो ईरान के अंदर के दहशतगर्द है। वो पाकिस्तान के अंदर ईरान से आके दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं। और उसका एक सबूत है जो पंजगूर में अटैक हुआ था। अभी भी ईरान ने पंजगूर से आगे 90 किलोमीटर आगे 70 किलोमीटर आगे हमला, तो पंजगूर के अंदर जो FC के बेस पे हमला हुआ था वो ईरान के अंदर से जो जुंदुला के एलिमेंट थे उन्होंने आके किया था। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने तो बारहा रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया। अभी भी आपने इनिशियली डिप्लोमेटिक जो है उसका रद्द-ए-अमल दिया, बिल्कुल सही। ना माने, लेकिन एस्केलेशन आप समझते हैं कि एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए? मेरा है कि यहाँ पे ईरान को कुछ अकल, क्योंकि किसने इनिशिएटिव बिल्कुल सही है, बिल्कुल ईरान ने पहल की है ना, तो अब ईरान को ही सही, बिल्कुल ठीक है। जिसकी तरफ से पहल हुई है उसी को वजाहत भी देनी होगी और उसी को इस मामले को यहीं पे रोकना होगा। ब्रिगेडियर साहब, मुझे यहाँ एक ब्रेक शामिल करना पड़ रही है। पाक ईरान के बाद अब इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी सियासी इंतखाबी कशीदगी भी बढ़ रही है, उस पर बात करना ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, नज़ीर लगारी साहब से बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर लगारी साहब, नवाज शरीफ साहब बिलाखिर 3 महीने के बाद बड़ा उनके ऊपर तनकीद और दबाव भी था कि भाई वो सामने नहीं आ रहे। मरीम नवाज जलसे कर रही हैं किसी हद तक, या वर्कर कन्वेंशन, नवाज शरीफ आप सामने नहीं आ रहे। 21 अक्टूबर के बाद 3 महीने के बाद आज भी नवाज शरीफ साहब का भी जलसा हो ही गया है। जी, उनका जलसा हो गया है और ये अभी पहला दिन है। अब देखते हैं कि आगे बढ़ें और कहाँ जाते हैं, कितने जलसे करते हैं, क्या करते हैं, उनकी रूनवाई इतनी ही है या इससे आगे भी होती है, तो हम देखेंगे और उसके बाद ही कुछ कमेंट करेंगे कि क्या उनने इस पूरी की पूरी कैंपेन में उनका रद्द-ए-अमल क्या रहा है। PMLN अब नवाज शरीफ साहब की एंट्री यानी बाज़ाब्ता तौर पे आगे मजीद जलसे करेंगे वो 10-12। PMLN अब लगारी साहब मजबूत होगी इससे पंजाब में? इतनी ही मजबूत होगी जितने जलसे होंगे। हम कैसे कहते हैं कि जनाब वो बिल्कुल जीतने की पोजीशन में आ गए हैं, स्वीप कर रहे हैं और बस वजीर आज़म बनने बार हैं, चौथी बार जो है वो हल्फ उठाने जा रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं? जो उन्होंने 10-12 जलसे करने, 10-12 जलसों का ही उनको रिस्पांस मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ 10-12 जलसे करें। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हम सुन रहे हैं कि जनाब वो लाहौर में बड़ी हद तक लूज़ कर रहे हैं, वो गुजरांवाला में बड़ी हद तक लूज़ कर रहे हैं, वो फैसलाबाद में बड़ी हद तक लूज़ कर रहे हैं और उनके उम्मीदवार जो हैं बहुत पीछे हैं पंजाब के उन इलाकों में जिन इलाकों में समझा जाता था कि वो उनका ताकत के मराकज़ हैं। वो तो खुद चुप करके बैठे रहे हैं। उनको आए हुए अक्टूबर के बाद अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी आधे से ज़्यादा गुजर गया। अब आकर वो बता रहे हैं, अपनी रूनमाई कर रहे हैं, तो उसका नतीजा यही होगा जितना वो लोगों के सामने जाएंगे, अपना मौके पेश करेंगे, तब तक तो लोग तय करेंगे ना कि क्या करना है, आप उनको वोट देना है कि नहीं देना है। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, सर तकरीबन अब 3 हफ्ते से कम वक्त बाकी रह गया है, मुकाबला सख्त है, ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। क्या सूरत हाल लग रही है सर? मैं तो अपनी तरफ से कुछ कहने के बजाय कुछ चीज़ों को रेफर करना चाहूँगा और सबसे पहली मैं बात रेफर करूँगा, बिलावल ने एक अपनी बात की है परसों तकरीर में बदीन में। उन्होंने कहा ये 3 मरतबा का जो करप्ट और टेस्टेड वजीर आज़म है, इसको फिर पाकिस्तान पे इम्पोज करने की कोशिश करी जा रही है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार्ड लक है। दूसरी, एक गैलप सर्वे हुआ है, आपकी नज़र से भी ज़रूर गुजरा होगा, गूगल ने करवाया है, और उसमें उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है PMLN की जो है वो 14% आई है और PTI की 73% है।
फिर कल अगर आपकी नज़र से परसों गुजरा होगा, खालिद करामात की एक रिपोर्ट है BBC सरबीन में, गालबन कल चली है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के इलेक्शन का सर्वे किया है और उसके अंदर उनका कंक्लूजन ये है, उसके ऊपर उसने जो अच्छी बात की है वो इंटरनेशनल इलेक्शन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी जो 10 चीज़ें हैं उनको काउंट किया है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किस तरह होती है। और उसके बाद उसने पाकिस्तान की जो तस्वीर है और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने करके कहा कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में, ये BBC सरबीन का कंक्लूजन है कि पाकिस्तान के अंदर जो है आने वाले दिनों में किसी भी तरीके से ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल और आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होने जा रहे। दूसरी, उन्होंने नवाज शरीफ के सर्वे में, उनका एक रिपोर्टर था वो गया नवाज शरीफ के हल्के में और वहां जाकर उसने कहा कि जी यहाँ तो इलेक्शन की कोई एक्टिविटी नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शन होने से पहले कोई दफ्तर बनते हैं, कुछ लोग होते हैं, कोई बातचीत होती है, तो यहाँ तो वो खामोशी है कि जो खामोशी आपको कभी इलेक्शन से 2 साल पहले भी नजर नहीं आती। तो अब इन चीजों पे बेस करके हम अपनी राय देने के बजाय इन राय से ये कंक्लूड कर ले कि नवाज शरीफ कितना पॉपुलर है। सर, इस वक्त मसला पॉपुलैरिटी का यानी मकबूलियत का नहीं है ना बघेल साहब, मसला कबूलियत का भी तो है ना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे, जब BBC ने अपनी, और इसके अलावा बहुत सारी और भी पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं और वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि किस तरह क्या हुआ। देखिए ना, आपने पाकिस्तान की तारीख में ये सुना था कि इलेक्शन होने से 2 दिन पहले या इलेक्शन पहले से 3 हफ्ते पहले या आप एक पार्टी के जो है वो इलेक्शन सिंबल की एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुन रहे हो और रात को 11:30 बजे एक फैसला आ गया कि जी, तो आप बताइए ना अब ये चीजें हैं तो इससे क्या मैसेज लोगों जा रहा है। मैं आखिरी कमेंट ले लूं, 10 सेकंड आखिरी में लगारी साहब से। लगारी साहब, मकबूलियत इमरान खान की, कबूलियत नवाज शरीफ की कही जा रही है, तो मकबूलियत जीतेगी या कबूलियत जीतेगी सर? पहली दफा जो है ये मकबूलियत का और कबूलियत का जो हो रहा है, मेरे ख्याल में अब सूरत हाल ये लग रही है कि फैसला कबूलियत और मकबूलियत से बढ़ गया है। अब फैसला अवाम करेंगे, देखें कि अवाम क्या फैसला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे हमारे साथ होंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब। कुछ कानूनी मामला पर उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की आमद है, ताहम इस बार मुल्क में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तहरीक इंसाफ से बनने का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। इस अहम पेशरफ्त के बाद तहरीक इंसाफ के नाकिदीन ने भी अदालत के इस फैसले पर रद्दअमल देते हुए उस पर मीडिया और सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद की है। यह एक आम रिवायत है कि अदालती फैसलों के बाद उन पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से तबसरे और तनकीद की जाती है। ताहम फिर अचानक पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इदारों और जजिस पर तनकीद करने वाली रविश को रोकना होगा। वकला ऐसे रिमार्क्स ना दें जिससे जजिस की तौहीन हो। इस मुतालबे के बाद फिर 16 जनवरी को ही वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजिस के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए FIA और इंटेलिजेंस इदारों पर मुश्तमिल 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ प्रोपेगंडे के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। बाद सीनियर वकला ने इस पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि जजेस को खुश करने के लिए यह GIT बनाई गई है। GIT के आज़ादी इजहार पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल ने कई पेचीदा सवालात को जन्म दिया है। क्या किसी अदालती फैसले पर तबसरा या तनकीद करने पर कोई कानूनी कदगन लगाई जा सकती है? क्या GIT अदलिया मुखालिफ मुहिम की तहकीकात सिर्फ काजी फायज ईसा दौर से शुरू करेगी या माजी करीब में जजों के खिलाफ चलने वाली मुहिम की भी तहकीकात की जाएगी? क्योंकि बाद सियासी रहनुमा माजी करीब में भी हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं। 23 फरवरी 2023 को मरियम नवाज ने सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए बड़ी स्क्रीन पर जस्टिस मुजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल हसन, साकिब निसार, अजमत सईद और आसिफ सईद खोसा की तस्वीर चला दी। 12 मई 2023 को PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस सुन लें, हम 3-2 का फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी ने हमें टेढ़ी आंख से देखा तो उन्हें डंडों, घौंसों और थप्पड़ों से जवाब देंगे। इसी तरह 15 मई 2023 को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर हुकूमत वक्त और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें
इस कदर नाला हुई कि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल ऐन सामने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि खुलेआम तकारीर भी की गई और यह सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब। सबसे पहले फरमाइएगा, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, तो कभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ये किसी जज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं? ये दोनों बॉडीज कभी ये किसी जज के हक में खड़ी हो जाती हैं? उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ खड़ी रही मुसलसल, आज काजी फैसल साहब के हक में खड़ी हो गई। कि पॉलिटिसाइज हो चुकी हैं क्या दोनों बॉडीज? किस तरह हम ये फैसला कर सकें, ये किस तरह हम ये एनालाइज या मेरिट के ऊपर बात कर सकें कि हाँ ये किसी जज के खिलाफ होती हैं तो ये ठीक है, ये किसी जज के हक में होती हैं तो ठीक है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब पिछले साल मैं जब सदर था सुप्रीम कोर्ट बार का, तो मैं और पाकिस्तान, जबकि मैं पाकिस्तान बार का भी मेंबर हूं सर, लेकिन हम माइनॉरिटी ग्रुप है, वहाँ एक दूसरा ग्रुप डोमिनेट करता है पाकिस्तान, तो हम लोग अलग थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इन अंडर माय प्रेसिडेंसी वाज स्टैंडिंग विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस अता बंदयाल, पूरे सुप्रीम एज इंस्टीट्यूशन, एंड वी वर नॉट बीइंग डिक्टेटेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टीज। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से डिक्टेशन नहीं ले रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बार की सिचुएशन दूसरी थी। अब आप देखिए, जब वो इलेक्शन का फैसला आया, इलेक्शन के पंजाब की असेंबलीज का और मुख्तलिफ केसों पे आया, तो पाकिस्तान बार काउंसिल का अपना एक मौक़िफ़ था, और हमारा व्यू ये था कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से डोमिनेट होती है, उनके एजेंडे पे वो चलती हैं। ये हमारा एक व्यू था। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार का ये व्यू नहीं था। लेकिन अब क्योंकि उनका दोनों ग्रुप्स, जो ग्रुप डोमिनेट करता है पाकिस्तान बार में, वही अब सुप्रीम कोर्ट बार की उनके पास सदारत है, तो दोनों एक ही पेज पे। आप देखिए, आप हमारे स्टेटमेंट्स उस जमाने में उठा के देखिए, हमने हमेशा कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जजमेंट जो है वो सारे पाकिस्तान पे, हर किसी इंस्टीट्यूशन पे बाइंडिंग होती है, हम सब पे बाइंडिंग होती है, आप इसको ओबे करें। तो आप देखिए कि ना पार्लियामेंट ने किया, पार्लियामेंट में कहा कि जी हम इस फैसले को नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के। फिर आप देखिए, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और जजों की तस्वीर को आम जलसों में उनकी तस्वीरें लगा के उन पे तनकीद की गई, उनको गालियां दी गई। फिर आपने देखा है उसी जमाने में पीडीएम की जमातों ने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वहां से भी गालियां दी गई। तो हम सुप्रीम कोर्ट बार जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये हुआ है कि, और मैं ये कहता था कि देखिए, अगर आप इस चीज को नहीं रोकेंगे तो आइंदा भी ये चीजें होंगी। देखिए, आप जज के फैसलों की तनकीद करें, लेकिन उसकी पर्सनल उस पे हमले जो करते हैं और जो चीजें हो गई हैं गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। आप बेशक आप समझते हैं कि वो जज गलत है, जज ने गलत फैसला दिया, आप जजमेंट जो होती है पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, आप उसमें तनकीद लेकिन मैं इसी तरफ आना चाह रहा था, आपने चले खुद ही वो बात छेड़ दी। ये फरमाएं कि रिस्पेक्ट अर्न भी तो की जाती है ना, कोई भी इदारा हो। मैं अगर बतौर साफी, अगर मैं आज लोगों से कहूं मेरी बतौर साफी रिस्पेक्ट करें, या आप वकील हैं, कोई जज है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई सियासतदान है, तो क्या मुझे भी ये नहीं देखना कि मेरा बतौर साफी कंडक्ट किस किस्म का है? अगर मैं येलो जर्नलिज्म कर रहा हूं, अगर मैं गटट जर्नलिज्म कर रहा हूं, अगर मैं एक जो सहाफत के नाम पे अगर मैं धब्बा हूं सो एंड सो, तो फिर मैं लोगों को कैसे कहूं कि हाँ नहीं वो मेरे गले में हाथ डालें और वो मुझे रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें? मुझे भी तो कुछ देखना ना, मेरा कंडक्ट क्या है। अब आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, बहुत आपने अच्छी बात कही, अल्लाह करे ये बात पे अमल करें जो आज आपने बात की। बिल्कुल आपने बिल्कुल पते की बात की। देखिए, जो आप खुद एक पोजीशन में, जब आपको एक पोजीशन मिलती है तो आप इज्जत कमाते हैं उससे, मतलब आप अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कानून है, आइन है, उसके हिसाब से अगर आप ऐड करेंगे तो आप लोगों की इज्जत करेंगे। आप फैसले, आप कानून और इंसाफ के, ये दो चीजें होती हैं। जी कहते हैं कानून, आप कल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए पाकिस्तान बार की, उन्होंने ये फैसला बिल्कुल सही है बल्ले के केस में। भाई आपने फैसला पूरा पढ़ा ही नहीं, आर्टिकल 17, आप ठीक है, आपका व्यू है, आप कहें, लेकिन ये कह देना कि वो बिल्कुल सही है, आप उसके असरात देखिए, आर्टिकल 17 नहीं थे, आप उसको तनकीद आप कर सकते, ठीक है, आपका व्यू हो सकता है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप पोजीशन पे जब आपको मिलती है, पावर मिलती है, आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है, आप उसे किस तरह से निभाते हैं कानून और इंसाफ के साथ। देखिए, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कानून को देख के फैसला कर दिया, इंसाफ के साथ भी फैसला करना है। और यही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुरान शरीफ की लिखी हुई है, सूरह काफ की, सूरह 7 की, कि जी आप हुक्म बैन नास बिल अदल, कि इंसानों के बीच में फैसला करो अदल के साथ। ये कुरान शरीफ का हुक्म इन सुप्रीम कोर्ट में आप आइए, आप बिल्कुल लिखा हुआ, बिल्कुल सही उनका लिखा हुआ है। तो देखिए, अदल
अदल के आप हमारे हिसाब से जो ये फैसले होते हैं, आपको जो अदल से फैसला नहीं करेगा, जो इन कानून इंसाफ के हिसाब से नहीं करेगा, उसकी इज्जत नहीं की जाएगी, उस जज की भी इज्जत नहीं की जाएगी, उसकी जजमेंट्स को नहीं मान, उसकी जज, हाँ वो बाइंडिंग हम पे होती है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि हम उसके हमें हमें उसे ओबे करना होता है, लेकिन हम क्या जरूरी नहीं कि हम क्या उसे पसंद करें। जुबैरी साहब, क्या मैं तनकीद की बात करूं, मैं बदतमीजी या बदजुबानी जी या बदकुलामी की बिल्कुल बात नहीं कर सही। रहा, मैं तनकीद की बात करूं। अगर जस्टिस मुनीर जैसे जज किसी मुल्क में आते रहें, या जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन जैसे जज आते रहें, या और जो भी जिनको खुद आप माहिरीन कहते हैं कानून और आइन के कि ये धब्बा थे हमारे अदालती निज़ाम पर, ये इंसाफ पर, और फिर वही इंस्टीट्यूशन लोगों से कहा कि नहीं, चूंकि हम फला हैं तो लिहाजा हर हाल में अब लोग हमारे सामने बिल्कुल ताबेदारी देखिए दिखाएं, ये कैसे? देखिए बड़ी अफसोस की बात है कि जब लोग उस वक्त डरते हैं तनकीद करते हुए हम्म। कि जी उनसे बदले लेंगे, उनको इन जजों के सामने पेश होना होगा, तो वो तनकीद करते हुए डरेंगे, वो करते हैं कि जी हमें तो रिलीफ मिलना बंद हो जाएगी। आपको अल्लाह से डरना चाहिए, आप इंसाफ और हक की बात करें। आप देखिए हक पे आप कहें, ना कोई आपको मौत दे सकता है, ना कोई आपसे आपका रिस्क छीन सकता है। तो ये आपको हक की बात, आज तनकीद हो रही है लेकिन तारीख डिसाइड करेगी। देखें मुनीर, जस्टिस मुनीर बहुत काबिल जज इस मुल्क ने प्रोड्यूस किए, बहुत काबिल जज थे, लेकिन वो मौलवी तमीजुद्दीन खान का केस, टेक्निकली वो केस सही था इन दी सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट में जब आया, हाँ हाँ लेकिन उससे इस मुल्क का क्या हाल हुआ आप देखिए, आज तक हम उससे रिकवर नहीं कर चुके हैं। पिछले हाँ 70 साल हो गए उस जजमेंट को आए हुए। 1954 की सिंध हाई कोर्ट ने उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिसमिसल को सेट असाइड किया था, बिल्कुल। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स किया। आज तक देखिए उसके बाद क्या हुआ। फिर आप हुसैन, उसके और कई जज हैं, अब जस्टिस साकिब निसार हो गए, मुख्तलिफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हो गए, बड़े नाम है हमारी अदलिया के, चीफ जस्टिस रहे, जस्टिस किस तरह इरशाद से उनकी हसन। तजलील की जाती है, जो जो भी है तजलील होती है। हाँ लेकिन देखिए तारीख में उनका नाम, कुछ लोगों का नाम अच्छे से नहीं लिया जाएगा। तारीख देखिए फैसला तारीख कर देती है। आपके जो आपने भी फरमाया ना, आज आप जर्नलिस्ट हैं, फैसला तारीख करेगी आप जर्नलिस्ट हैं, या आप तारीख में अपना नाम छोड़ के जाएंगे, या तारीख के कचरादान में चले जाएंगे। ये आपके पास होता है, ये आप जब आप एक काम करते हैं या आपको एक ओहदा मिलता है। सही। तो ये आज 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 इनके बारे में बात लोग शर्त करते हुए डरे, और आप यहाँ तक डराया जा रहा है कि जी अब GITs भी बन गई हैं, अच्छा, बन रही हैं, मैं ये बन जेआईटी गई पे हैं। तो मैं जेआईटी पे ही सवाल करना चाहता, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि मैं तो मैं कह किसी रहा हूँ तनकीद करना हक है, हाँ, मेरा भी हक है तनकीद करूँ। मैं कहूंगा ये फैसला गलत है मेरे हिसाब से, कानून के हिसाब, लेकिन मैं उसको मानने लिए अच्छा, अब ये पाबंद जरा हूँ। ये अल्फाज का जरा मुझे आप चुनाव बताएं समझाने के लिए। मैं एक लेमैन हूं, चूंकि अब एक जेआईटी जी बन गई है, वो इसके ऊपर आइडेंटिफाई करेगी कौन मलिशियस कैंपेन चला रहा है और उसके पीछे कौन है और कौन नहीं, क्राइम सो एंड सो। मैं एक लेमैन हूं, मैं आज तनकीद करना चाहता हूं पाकिस्तान की अदलिया के किसी फैसले के ऊपर, या अदलिया जज, किसी जज के रिमार्क्स पे, किसी जज के कंडक्ट पे। कहां पे आप मुझे, मेरे लफ्जों को आप कैसे जज करेंगे, कैसे उस पर आप कट थ्रॉट ओपिनियन देंगे कि हाँ नहीं, ये जो मैंने लफ्ज बोल दिया था ये मलिशियस कैंपेन है और ये बिल्कुल ठीक है, मैं कर सकता हूं, ये मेरी क्रिटिसिज्म है। ये पीका का कानून ही बनाया इसलिए गया था ताकि मुझे और आपको, खासतौर पे जर्नलिस्ट को खामोश कर दिया जाए। हरासा ये किया बिल्कुल जाए फिर। हरासा किया जाए, मुतसादिम है आपके हमारे बुनियादी फंडामेंटल राइट से, ये आइन के मुतसाद है। चैलेंज आप लोगों को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज करना चाहिए था इसको कि जी ये कानून सही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मालूम कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको चैलेंज किया, अभी भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं इस वक्त क्या हाल होगा, पता नहीं है। लेकिन इशू जो आपने बात कही, देखिए आपका हक है तनकीद करना, आपको जज की भी तनकीद कर सकते हैं, जज ने सही फैसला नहीं किया। तजलील की बात नहीं हो रही, देखें तजलील करना अलग चीज है। आप तनकीद करेंगे जज साहब ने कानून और आइन के हिसाब से फैसला नहीं किया, और तारीख में बाकी फैसला तारीख कर देगी कि ये सही था या नहीं। और जैसे जस्टिस मुनीर हो गए या कोई और जजेस हो गए, तारीख फैसला करेगी वो अच्छे जज थे या बुरे जज थे। क्या और ये कहना, क्या ये कहना सर, ये कहना लेकिन कि ये GIT मैं चंद जुमले आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान में जो हाल चल रहा है ह्यूमन हाँ राइट्स का, आप देखिए जो 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 जिस तरह से लॉ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस वक्त, जो आप कोई बात करते हैं आप पे केस बन जाता है, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप मुंसलिक हैं, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, आप पे हर तरह के केसेस बना दिए जाते हैं। आप देखिए पिछले 1.5 साल से 9 मई के बाद या 9 मई से पहले क्या हो रहा है इस मुल्क में, ह्यूमन राइट्स कहाँ है? नहीं है हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स। और इलेक्शन के इन दिनों में हमने देखा कि एक जमात को किस तरह से टारगेट किया गया, और उसी की कड़ी अनफॉर्चुनेटली ये जजमेंट, देखिए हो सकता है उस जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन सही नहीं हो, लेकिन हमारा एक व्यू है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन के सर्टिफाई जब कर दिया उनके सेक्टर ने कि हमारे आइन के, उनके आइन के मुताबिक हुए, तो ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन
उसको पब्लिश करने का पाबंद है। सही। इसकी कहीं ये नहीं लिखा हुआ लॉ में कि वो उस पर डिसीजन देगा और समथिंग। उसका 215 सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का कहता है कि अगर आपने 209 और 210 सेक्शन की वायलेशन की, यानी हाँ। इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराई या अकाउंट्स की अपनी डिटेल्स नहीं दी, तो आप अपने सिंबल से खोज हाथ धो बैठेंगे। लेकिन ये कहीं लिखा हो कि आपने फ्रॉडुलेंट इलेक्शन कर दिया या नहीं किया या नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये उनके पास जुरिसडिक्शन नहीं थे, लेकिन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अभी दो फैसले सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं मालूम कि उनके सामने पेश हुए। एक फुल कोर्ट का फैसला, मैं उस वक्त सदर था सिंध हाई कोर्ट बार का, हमने 21वीं तरमीम को चैलेंज किया था। आपको याद है मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, बिल्कुल। दो साल के लिए वो मिले थे, फिर 23वीं तरमीम को 2 साल एक्ट 2014 के बाद। हाँ जी। जी नहीं, वो था 2014 में जी। वो बने थे 2015 से 17 और फिर 17 से 19, उसको फिर 23वीं तरमीम से 2 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। तो हमने एस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट बार और बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया उनको। वो केस हम हार गए थे। जस्टिस फाइज ईसा उसमें माइनॉरिटी में थे, उन्होंने हमारी बात से एग्री किया था कि 21वीं तरमीम मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए। मेजॉरिटी ने कहा था नहीं, ये आईनी तरमीम है, हम उसके पीछे नहीं जा सकते। उसके अंदर लिखा हुआ है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा नहीं है, उसकी वजह से आप डेमोक्रेसी को नहीं कर सकते किसी पार्टी के खिलाफ। वो फुल कोर्ट का फैसला है, वो 17 जजों का फैसला है, इस कोर्ट पे बाइंडिंग है। क्योंकि इस वक्त तो यहाँ तो 17 जजेस ही नहीं है और ये 3 जजों का फैसला है। ये फैसला बेनजीर भुट्टो का केस है 1988 का, आपको याद होगा 85 में नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए थे। उसके बाद ये दोबारा हुआ तो चैलेंज हुए, तो उन्होंने कहा कि जी नॉन पार्टी इलेक्शन नहीं होते, पार्टी जो होती है उसको इलेक्शन को लेने का हक होता है, सिंबल उसका। बल्कि सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के अदालत ने कहा था कि सिंबल्स आर द सोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी। और बताइए, देखिए कितनी अजीब बात हो रही है इसमें। देखिए मैं बताता हूँ, even as a parliamentary form of government, usually no restriction on the number of tenures, and the holding of intra-party election is not sine qua non for a democratic setup. बताइए, it is not, it जरूरी नहीं है डेमोक्रेट इंट्रा-पार्टी, लेकिन नेचुरली ये जजमेंट जब आई उस वक्त 2017 का एक्ट नहीं था, 2017 का एक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा इंटर पार्टी इलेक्शन जो होते हैं वो नहीं है। ये मेजॉरिटी की जजमेंट शेख अजमत सईद ने लिखी थी, पैरा 117 में लिखा हुआ है इस जजमेंट में। ये जो मिलिट्री कोर्ट, अजमत सईद साहब को भी वैसे बहुत गालियां पड़ी हुई हैं, तो अब इस जेआईटी के बाद ये भी तो एक सवाल है साहब, जब बंदियाल साहब वगैरह गालियां दे रहे थे, हमने स्टेटमेंट्स निकाले, पाकिस्तान बार ने कुछ नहीं कहा। जब गंदियाल साहब और जजों को, जस्टिस जाजुल एहसन सबको तस्वीरें लगा के उनकी तजलील की जाती थी, उस वक्त कुछ नहीं किया। कोर्ट ने भी कुछ नहीं अपने ऊपर कंटेम्प्ट करनी है। और देखिए सिटिंग जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, अब तो खैर वो नहीं रहे आगे, मतलब नहीं रहे से मुराद है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहे, और वो आगे चीफ जस्टिस बनना था। सिटिंग जज थे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ साकिब निसार साहब, बाबा रहम तक क्या कुछ नहीं कहा गया। अब ये जो जेआईटी बनी है, ये किस तरह से ये यानी किस जज की तौहीन से मामला आगे चलेगा कि अब नहीं होगा? क्या सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ही को कंसिडर किया जाएगा, या फिर ये जो पिछले अभी माजी करीब के ये तो जज है ना, चले 20 साल पुराने छोड़ दें, किस जज की तौहीन से हम शुरू करेंगे कि हाँ इस जज की जब से तौहीन होना शुरू हुई या फलां दौर से जब तौहीन होना शुरू हुई तो अब वो लोग मलिशियस कैंपेन में सामने आएंगे? ये बहरहाल देखते हैं जेआईटी की फाइंडिंग क्या सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब, मेरे पास वक्त की किल्लत थी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज। देखते रहिएगा जमहूरियत।